भाई, क्या पूछना है आपने? वोकैबुलरी बिल्ड कराइए हम सबकी। अरे वर्ड्स लाए हैं कि नहीं? पूछिए। बी। That's not a legal term. You could have seen it in dictionary. प्रील्यूड का मतलब भाई, प्री वर्ड जब भी यहाँ पे यूज होगा वहां पहले से कुछ। प्रील्यूड मीन्स अ डिस्कशन और अ बैकग्राउंड build up before the main work is done. कोई बुक पब्लिश होती है ना, लोग जब उसको पढ़ने बैठते हैं तो उसके पहले एक प्रीफेस होता है, इंट्रोडक्शन पार्ट। आपने देखा होगा बुक्स में कि भाई बुक पढ़ें, उसके पहले बुक के बारे में थोड़ा जान लें कि किन सरकमस्टांसेस में लिखी है, इसका बैकग्राउंड क्या है। प्रीफेस। तो प्रील्यूड इज यूज्ड अंडर सिचुएशन जहां पर आप कोई चीज को डिटेल में डील करने के पहले आप उसका बैकग्राउंड या उसके बारे में भाई उधर कुछ बताते हैं, डिस्कस करते हैं, तो बोलते हैं दैट्स अ प्रील्यूड। हाँ जी, नेक्स्ट बोलिए। दीदी, आपकी प्रॉब्लम इंग्लिश की है, आपको ये डिक्शनरी में देखना चाहिए था। एक्सेसिव, हिंदी कमजोर है आपकी। अत्याधिक, अति प्लस अधिक, जरूरत से ज्यादा। एक्सॉर्बिटेंट आप कहां पढ़ेंगे, समझिएगा। वेयर वुड यू रीड एक्सॉर्बिटेंट? मैं एक एग्जांपल देता हूं लीगल बात डिस्कस करते हुए। मैंने आपसे लोन लिया जी 10 लाख रुपए का। आपने बोला कि आप मुझसे 12% पर एनम के हिसाब से ब्याज चार्ज करोगे, प्रोवाइडेड मैं टाइम पर पैसे दे दूं। मैंने लोन लिया जी 2 साल के लिए। तो आपने बोला मैं 10 लाख प्लस 2,40,000 ब्याज 2 साल का, 1 ईयर का 120, सेकेंड ईयर का 120। अगर आपको 12,40,000 टाइम पर रिटर्न कर दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर टाइमली रिटर्न नहीं किया तो फिर डेट ऑफ डिफॉल्ट से आप मुझसे 60% पर एनम ब्याज लोगे। अरे भाई, ये तो बहुत ज्यादा है। इसका नेचर कैसा है? सामने वाले को पेनल्टी देने का नेचर है। पनिश करना चाहते हैं आप सामने वाले को, उसको टेरराइज कर रहे हैं। अगर पैसा नहीं दिया तो 5 गुना ब्याज लूंगा। 12% का 5 गुना 60%। क्या है ये? इन द नेचर ऑफ पेनल्टी। ऐसा कोई टर्म कॉन्ट्रैक्ट में डाला तो चलेगा? नहीं। 2 टर्म्स आपको सिखानी है इसके बहाने मुझे। अब लीगल टर्म सिखानी है।
liquidated damages, जब हम ये चैप्टर करेंगे ना तो डिटेल करेंगे, बस चैप्टर चालू होने के पहले, कोई भी एक्ट स्टार्ट करने के पहले ये सब आपको मैं बताना चाहता हूँ। और आप सबको, आप में से खाली 3 या 4 लोग ध्यान देंगे, वही लोग, जितने लोग ध्यान देंगे, एफर्ट करेंगे, वो एग्जाम में क्लियर करेंगे। बाकी का मुझे पता नहीं, बाकी राम भरोसे लोग हैं। सर आप बहुत उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। अरे मेरा बस नहीं चलता है, नहीं तो मैं आपको यूं कॉलर से पकड़ के ऐसे पास बुलाऊं और यूं दोनों तरफ से तड़ाक 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 थप्पड़ लगाऊं कि भाई तेरे को अगर प्रोफेशनल कोर्स में सीरियसली घुसना नहीं था तो काय को घुसा, और घुस भी गया तो मेरा सेंटर काय को ज्वाइन किया। इतना लोग पढ़ा रहे, ज्वाइन करता उसको, इतना बात सुनना नहीं पड़ता। सर ये तो बहुत आप गलत अपना इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं सर। नहीं भाई, अपने को पढ़ने वाले लोग चाहिए, अपने को स्मार्ट लोग नहीं चाहिए। वी डोंट वांट पीपल जिनको बहुत कुछ आता है। मैं कमजोर को मजबूत बनाने की कैपेबिलिटी रखता हूं, जो कैलकाटा में लोग नहीं रखते हैं। बट आप अगर खुद राजी नहीं है तो मैं क्या करूं? तो फिर आप मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? पढ़ के क्यों नहीं आते? पागल कहीं के। लिक्विडेटेड डैमेजेस, a justified, reasonable, close to correct estimate of loss which can arise if a promise in a contract is broken। आपका और मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ और हमने कॉन्ट्रैक्ट में एक टर्म पुटअप कर दी कि भाई अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रॉमिस है वो पूरा नहीं किया गया तो लगभग इतने रुपए का नुकसान हो जाएगा, और अगर ये नुकसान हुआ तो आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। तो ये जो नुकसान का एस्टिमेट है, नुकसान का, और ये एस्टिमेट कैसा है? एक्सेसिव है, एक्सॉर्बिटेंट है? नहीं, जस्टिफाइड है, रीजनेबल है, क्लोज टू करेक्ट है क्या एस्टिमेट कि भाई इतना नुकसान हो जाएगा अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करोगे, तो भाई उधर ये लिक्विडेटेड डैमेजेस देने पड़ेंगे। पेनल्टी क्या होता है भाई एन एस्टिमेट ऑफ लॉस विच इज एक्सॉर्बिटेंट, अत्याधिक है। क्या जी उधर? एक्सॉर्बिटेंट, अनरीजनेबल, and for terrorizing other party। आप क्यों टेरराइज कर रहे हैं? आप चाहते हैं वो परफॉर्म करे, उसको डरा के रखा है ना, अगर नहीं परफॉर्म किया तो नुकसान भले भाई 1000 का हो, भाई तेरे को लाख रुपया देना पड़ेगा। अब ऐसा कुछ अमाउंट आपने डाल रखा है जो एक्चुअल लॉस है ही नहीं भाई, ये एक्सेसिव अमाउंट है। टेरराइजिंग कर रखा आपने, टेरराइज कर रखा है पार्टी को, इज कॉल्ड पेनल्टी। इंग्लैंड में दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज, ऐसा नहीं, उल्टा लिखा जी,
ये नॉट अलाउड है, ये जस्टिफाइड है, अलाउड है। इंडिया में क्या पोजीशन? इंडिया में नो सच टर्म्स आर यूज्ड। ये सब टर्म्स इंग्लैंड में यूज होती हैं। मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी कहाँ यूज होता है? इंग्लैंड में। इंडिया में वो टर्म्स ही यूज नहीं होता है। इंडिया में क्या बोलते हैं? बोलता है कोई भी आदमी अगर आपकी मदद कर रहा है कोई केस वेस लड़ने में और उसके बदले में कुछ रीजनेबल रिटर्न आपसे मांगता है कि मेरे को इतना शेयर दे देना अगर केस जीत गए, तो वो इंडिया में अलाउड है, बिकॉज इंडिया गरीब कंट्री है। आज लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी के बारे में बताया कि ये भी इंग्लैंड में यूज होती है। इंडिया में क्या रूल है? इंडिया में नो सच टर्म्स आर यूज्ड, ओनली अ रीजनेबल estimate of loss, reasonable compensation is allowed. तो एक्सॉर्बिटेंट के बहाने हमने लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी जबरदस्ती डिस्कस कर लिया। हाँ जी, कंटिन्यू भाई, ये क्लियर है? कल तक रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं, आगे बोलिए। क्लास में हो गया था सब्जेक्ट मैटर किया था ना। सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ। पदार्थ मीन्स anything which can be seen, touched, etc. ये जनरल मीनिंग है। इन लॉ substance means main aspect, मूल तत्व, मेन बात, कोर ऑफ एनीथिंग, किसी चीज का मेन पार्ट, मेन एस्पेक्ट। मैंने इनको पूछा तू रिवाइज कर आया? तो ये मुझे बोलता हाँ सर मैं कल घर गया था और फिर थोड़ा काम पड़ गया, फिर शाम को पढ़ने बैठा, फिर ये हो गया। मैं बोला देख, तेरी बातों का कोई सब्सटेंस नहीं है, तू जो बोल रहा है बकवास कर रहा है, पढ़ के नहीं आया वो तेरा प्रॉब्लम है। थोथी बात है, खाली बात मत कर। मेन बात यह है कि ब्लडी तू आलसी है, पढ़ने की इच्छा नहीं है, वो ड्राइव नहीं है तेरे में पढ़ने का, तेरे बिहेवियर का सब्सटेंस ये है। ऐसा मैंने इसको बोला। ठीक, मेन एस्पेक्ट, कोर एस्पेक्ट। वैसे इट मीन्स एनीथिंग, सब्सटेंस इन जनरल इंग्लिश। लॉ में मेन एस्पेक्ट। हाँ जी, आगे बोलिए। भाई साहब देखिए, सारे मार खाने वाले काम कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, यही पूछा ना आपने? हाँ जी, अब मैं खींच के आपको लाफा नहीं लगाऊं तो क्या करूं बताइए? रिप्यूडिएट हम लोग पहले नहीं लिखा है? हाँ जी, कैंसल अ कॉन्ट्रैक्ट, resigned a contract, इधर देखिए, इधर एक्चुअली हुआ क्या है, आप में से कुछ लोगों के लिए इतने वर्ड हो गए जो उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सीखे हैं।
तो क्या है, वो बौखला गए हैं। तो आप, ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं क्या, नहीं पढ़ने वाले? मैं तो लिखा है इसको, आई डोंट नो, आपको याद है कि नहीं? हाँ, रिबटेबल किसके? आया है ना, कहीं है ना? नहीं, रिप्यूडिएट वर्ड कभी नहीं आया। तो चलिए आगे चलिए। connotes मतलब states, denotes, it means, what is a connotation? अंडरस्टैंडिंग को कॉनोटेशन बोलते हैं। बोले बोले कोई बात नहीं, पूछा हुआ तो भी पूछे। क्या करें, बोलिए। फ्रेज है सॉलिसिट द कस्टम, यही है ना दीदी? इसका मतलब क्या और लॉ में कहां और कैसे यूज होता है? solicit the custom, that means to attract the customer of other unjustifiably. प्लीज समझिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप एक पार्टनरशिप फर्म हो, आपकी फर्म का नाम है भाई केसी दास एंड कंपनी, पार्टनरशिप फर्म। छाते बनाते हो, छाते। अब 5 पार्टनर थे, आप लोगों ने बहुत पैसा बना लिया, डिसाइड किया यार बहुत हो गया, ये बिजनेस बंद कर देते, अपना गुडविल किसी को बेच देते, अपना नाम किसी को यूज करने को देंगे। मैंने आपको अप्रोच किया, मैंने आपको अप्रोच करके बोला भाई उधर मैं आपकी फैक्ट्री वगैरह खरीदने को राजी हूं, 3 करोड़ दूंगा, और आपका नाम केसी दास मैं यूज करूंगा, उसके बदले 2 करोड़ अलग से दूंगा, आपके गुडविल के लिए 2 करोड़ की पेमेंट करो। बट मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा लिया कि केसी दास के नाम से आप छाते मैं ही बेचूंगा, और मेरे कस्टमर को आप अनजस्टिफाइड वे में अपने तरफ खींचने की कोशिश नहीं करेंगे। मैंने आप पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि अब आप छाते का धंधा नहीं करोगे। अगर ऐसा लगा दिया तो खेड़ा ही खत्म। या ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी, मैंने बोला मैंने गुडविल की पेमेंट की है, मैं छाते बेचूंगा, आपको बेचना है दूसरे नाम के अंदर बेचना, बट आप मेरे कस्टमर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश नहीं करोगे, बिकॉज यू आर नो मोर केसी दास। आपने बोला नहीं मेरा नाम तो केसी दास ही है। मैंने बोला नहीं, गुडविल मैंने परचेज किया तो केसी दास के नाम से छाते मैं बेचूंगा, आप कोई और ब्रांड डेवलप करके बेचो। सो आप अगर मेरे कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हो ये बोलकर उनको
भले केसी दास नाम उसका हो गया, केसी दास है तो हम ही लोग, मेरे से माल ले ले। तो यू आर सॉलिसिटिंग द कस्टमर ऑफ अदर, अट्रैक्ट अदर्स कस्टमर इन एन अनजस्टिफाइड वे। मैं एक डॉक्टर हूं, मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चलती है, आप डॉक्टर हो, आपकी नहीं चलती है, तो आप कई गलत तरीके अडॉप्ट करते हो मेरे पेशेंट्स को अपनी तरफ खींचने की। कैसी प्रैक्टिस है? अनएथिकल, गलत है। सॉलिसिटिंग द कस्टम ऑफ अदर इज रॉन्ग, इम्प्रॉपर। ठीक है जी, फ्रेज क्लियर? आगे बोलिए। मजे की बात क्या है, जैसे जो बच्चे कमजोर है वो तो कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं, शायद इसलिए नहीं पूछ रहे हैं कि ये लोग जो पढ़कर आए हैं वो पूछ ले, लास्ट में मेरा जो बचेगा मैं वो पूछ लूंगा, ऐसा मैं मान लिया कि आप भाई उधर इसको ये क्लास खत्म कर भी दे हम आज कल जितना भी टाइम लगाकर, उसके बाद भी आपको कुछ पूछना हो बिंदास पूछ लेंगे। मैं भले आपको डांट दूं, 3 बार तेरे को बता दिया, फिर भी तेरे को भाई उधर शर्म नहीं, बार बार पूछ रहा है, तो भी शर्म मत करिएगा, जो पूछना है वो पूछना ही है। मैं हमेशा बताऊंगा, मैं भी नाटक करूंगा, बोलूंगा देख तेरे को बता दिया तो पढ़ के नहीं आया बदतमीज, बट बताऊंगा। बोलिए बोलिए, आगे बोलिए। फ्रॉडुलेंट एक्ट, फ्रॉड वाला एक्ट दीदी, फ्रॉड है ना, फ्रॉड, एन एक्ट टू डिसीव। डिसीव का मतलब दीदी क्या? हाँ दीदी, दूर वो का, एन एक्ट टू डिसीव अदर पार्टी। सर आप लिखा है, हाँ फ्रॉड लिखा है तो उसके बगल में डिसीव लिखा है। एक्नॉलेज, to recognize something. पहचानना या मानना। मानना मतलब मान लेना। जैसे मैं आपको रोज क्लास में बोलता हूं पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, बट आप मेरी बात को एक्नॉलेज ही नहीं करते हो। बोला ये तो टीचर है, बोलेगा ही। पढ़ना नहीं पढ़ना हमारे हाथ में, जब टाइम आएगा तब पढ़ लेंगे। वो सारे लोग टाइम आने पे जो पढ़ने वाले हैं सब लुढ़क जाएंगे एग्जाम में, वही पास होगा जो धीरे धीरे अपना बेस स्ट्रॉन्ग करता हुआ आगे बढ़ता रहेगा। सो मैं जो बोलता हूं उसको एक्नॉलेज करिए। सर एक लीगल एग्जांपल दीजिए ना एक्नॉलेज का। आपके पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, बिल ऑफ एक्सचेंज कैसा है भाई, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? वो एक ऑर्डर है, एक पार्टी को आप ऑर्डर दिया होता है कि ए चल पेमेंट कर देना। एक एग्जांपल लेते हैं, ये आप हैं और ये मैं हूं। आपने मुझे 5 लाख के गुड्स बेचे, 5 लाख के गुड्स। मैंने आपको 1 लाख की पेमेंट कर दी। बाकी 4 लाख का मैंने बोला बिल ऑफ एक्सचेंज बना लो, 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा। तो आपने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, कितने का? ₹4 लाख। भाई जरा ख्याल करिएगा, 4 लाख का बिल बनाया, उसमें क्या भाई उधर यू
ordered me to pay 4 lakh. रुपीज 4 lakhs. आपने ऑर्डर दिया. ऑर्डर कैसे दिया? डॉक्यूमेंट बनाकर लिखा उस पर, मैंने आपके ऑर्डर को मान लिया, सिग्नेचर कर दिया, अपना एक्सेप्टेंस दे दिया. ठीक. पेमेंट कब होनी है? आज क्या तारीख है जी? 12th. 2 महीने के बाद पेमेंट होगी. 12 मार्च, 12 अप्रैल, 3 दिन ग्रेस का. ड्यू डेट क्या जी? 3 दिन ऐड कर देते हैं. 15 अप्रैल को पेमेंट होगी. अब आपको भाई उधर 15 अप्रैल को पेमेंट लेनी है. आप कलकत्ता में हो, मैं दिल्ली में हूं. तो 15 अप्रैल मतलब 13-14 अप्रैल को क्या आप पेमेंट लेने के लिए भाई उधर कलकत्ते से दिल्ली आओगे मेरे पास? कोई जरूरी नहीं. आ भी सकते हो, नहीं भी आ सकते. आप क्या करोगे? 10 अप्रैल को बैंक को बिल हैंड ओवर कर दोगे कि भाई वो दिल्ली की पार्टी है ना बेरी, वो पेमेंट करेगा 4 लाख की, जा लेकर आ. बैंक को दे दिया बिल. तो बैंक जब बिल आपसे लेगा, आपको एक रिसिप्ट देगा जिसमें लिखा होगा कि उसने आपसे एक बिल लिया है और कलेक्ट करके आपके खाते में पैसे जमा कर देगा. तो ये बात जो वो बैंक लिख के देता है उसको आप एक्नॉलेजमेंट बोल सकते हैं. एक्नॉलेज करना मतलब बैंक बोल रहा है कि हाँ भाई मैं मानता हूं कि आपसे मिला है और आपका ये काम करके आपके खाते में पैसे जमा करने का हम प्रॉमिस करते हैं. सो एक्नॉलेज मतलब टू रिकॉग्नाइज समथिंग, पहचान लेना या मान लेना. भाई accept a fact. Acknowledge means to accept a fact. Accept a fact and show it. ये होता है. किसी फैक्ट को आप मान लेते हैं कि हाँ ये फैक्ट है और आप ऐसा मान रहे हैं, वो शो कर देते हैं, उसको एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं. इज इट फाइन? कुछ समझ आ रहा है? आई होप सो. सर ये बकवास ये हटा देता हूं. आगे बोलिए. दीदी बार का मतलब बताइए क्या होता है? हाँ दीदी. बार मतलब वो जगह जहां कभी नहीं जाना चाहिए. तो बार स्टॉप है. डी बार इज टू स्टॉप. बेकार बातें कर रहे हैं आप. पूछी हुई चीजें बार बार पूछे जा रहे हैं. कोई बात नहीं, पूछिए पूछिए. क्या है? टाइम आप ही का है. बोलिए आगे. सर हम नहीं पूछेगा, बहुत गलत बोल रहे हैं हमको. पूछिए. पहले वर्ड समझिए. भाई debar is to stop. It is used in the sense stopped by law. जब लॉ आपको कुछ करने को रोके तो डिबार हो गया. एंटिसिपेट मतलब क्या? एक्सपेक्ट. इसी से वर्ड बना है एंटिसिपेटरी. वन बेस्ड. एक्सपेक्ट मतलब क्या जी? उधर आशंका जिसको बोलते हैं. सर शंका नहीं, कुछ होने का चांस. समथिंग
likely to happen oblique not happen, that is anticipate. Anticipatory, one based on expectation. अभी आया कहां से? लॉ में जब आप पढ़ेंगे कहां यूज होगा? ब्रीच मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक. ब्रेक व्हाट? अ प्रॉमिस, फेथ, किसी का विश्वास तोड़ना, ट्रस्ट तोड़ना. मेरा आपके साथ फिड्यूशरी रिलेशनशिप था. आप मेरे लॉयर थे, मैं आपका क्लाइंट था. मेरे बिजनेस की डिटेल आपने मेरे कंपटीटर्स को बता दी. ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है. फिड्यूशरी रिलेशनशिप आपने तबाह कर दी. फिड्यूशरी इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस. भाई जरा ख्याल करिए, प्रॉमिस या ट्रस्ट तोड़ना, ब्रेक अ प्रॉमिस और ट्रस्ट. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं, एक्चुअल ब्रीच एंटीसिपेटरी ब्रीच. ये एक्चुअल ब्रीच का मतलब समझिए. दीदी आप जानती हैं ये क्या है एक्चुअल ब्रीच, एंटीसिपेटरी ब्रीच? आप ध्यान से सुन रही हैं ना? आज 12 तारीख है. मेरे को आज गुड्स डिलीवर करने हैं, 1000 पीस डिलीवर करने हैं. मैंने 200 पीस आपके यहां पहुंचाए और बाकी बोला और नहीं दूंगा. एक्चुअल ब्रीच. या भाई उधर मैंने आपको 10:30 तक, अभी 11:07 हुए थे, 10:30 तक माल डिलीवर करना था. मैं 11 बजे पहुंचा, बोला भाई माल नहीं दे पाऊंगा, माफ कर दे. क्या है? एक्चुअल ब्रीच. ठीक, सच में तोड़ दिया कॉन्ट्रैक्ट. देन देयर इज एन एंटिसिपेटरी ब्रीच. अच्छा, मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, एक्चुअल ब्रीच. आपकी रेमेडी क्या है? रेमेडी मतलब इलाज क्या है? मैंने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया तो आप कोर्ट के पास चले जाओ. कोर्ट को जाके बोलो जज साहब मेरी परफॉर्म नहीं किया, मुझे भी मुक्त कर दो, मुझे कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करना है, रिसिशन करना है, कॉन्ट्रैक्ट का कैंसिल करना है मुझे कॉन्ट्रैक्ट. कोर्ट बोलेगा ठीक है परमिशन है. वेरी परफॉर्म नहीं किया, बोला नहीं किया, बोला ठीक है तो तू अवॉइड कर दे कॉन्ट्रैक्ट, रिप्यूडिएट कर दे, रिसाइन कर दे. और क्या रेमेडी है? आपने बोला मैं रिसाइंड तो करूंगा, कैंसिल तो करूंगा, बट बेरी को मैंने एडवांस दे रखा था, वो एडवांस ब्याज के साथ मुझे वापस चाहिए, डैमेजेस डिमांड कर रहे. तो आपकी रेमेडीज चालू हो जाती है. एक्चुअल ब्रीच में तुरंत एक्शन पार्टी लेने को मतलब अलाउड है. एंटिसिपेटरी ब्रीच में क्या होता है? परफॉर्मेंस अभी ड्यू है, बाकी है. जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने आपके साथ 1 फरवरी को कॉन्ट्रैक्ट किया, रास्कल. 1 फरवरी को भाई कॉन्ट्रैक्ट किया मैंने, डिलीवरी करनी थी भाई उधर 20 फरवरी को, और आज 12 फरवरी है, टुडे. मैंने आपको बोला आई वोंट परफॉर्म.
मैंने आपको 12 फरवरी को बोल दिया कि भाई मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, तो आपके पास दो रास्ते हैं। आप मेरी बात मत सुनो, देखो 20 फरवरी को मैं क्या करता हूं नहीं करता हूं। हो सकता है मैं 20 फरवरी तक परफॉर्म कर दूं, अभी बोल रहा हूं नहीं, बट 20 फरवरी को तक भाई परफॉर्म कर दूं। दूसरा ऑप्शन क्या है, मेरे से आपने पूछा बेरी तू परफॉर्म करेगा, तो बोला ना तेरे को हम 20 को परफॉर्म नहीं करेगा, तो आप कोर्ट के पास चले गए। कोर्ट को बोला जज साहब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बेरी 20 को परफॉर्म नहीं करेगा, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है। कोर्ट ने बोला क्या परफॉर्म, बोला बेरी ने ऐसे मैसेज भिजवाया, ये प्रूफ है कि वो परफॉर्म नहीं करेगा। तो कोर्ट आपको परमिशन दे देता है कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लो और लीगल एक्शन ले लो बेरी के अगेंस्ट में। सो एंटिसिपेटरी ब्रीच में क्या, परफॉर्मेंस जब एक फ्यूचर डेट को ड्यू होती है और वो फ्यूचर डेट के पहले ही एक पार्टी बोलती है कि जाओ मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, तो जो पार्टी नॉट एट फॉल्ट है उसके पास दो रास्ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत कैंसिल मान के लीगल एक्शन ले ले, या फिर वेट और देखे कि ड्यू डेट को परफॉर्म होता है कि नहीं, वो उसका ऑप्शन होता है। तो एंटिसिपेटरी ब्रीच में दो रास्ते, तुरंत कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल या लेट इट कंटिन्यू एंड चेक आउट वेदर परफॉर्मेंस इज डन ऑन द ड्यू डेट और नॉट। एंटिसिपेटरी मीन्स एक्सपेक्टेड, जो फ्यूचर में होने वाला है, जिसके बारे में आप श्योर नहीं है कि भाई क्या होगा नहीं होगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, ठीक। एंटिसिपेटरी, आगे बोलिए। एक्सपेक्टेड, फिर इट्स नॉट अ लीगल टर्म। readiness to do something, जोश, enthusiasm, किसी को काम करने का ये एटीट्यूड, तत्परता, तुरंत फौरंत फटाफट कर लेते हैं, बैठे नहीं रहते, पेंडिंग नहीं रखते हैं। शोइंग ड्यू डिलिजेंस मतलब रेडी हैं, अलर्ट हैं, चुस्त हैं, ढीले ढाले मरेले नहीं हैं, जो बोलते हैं पहले पूरी वोकैबुलरी लिखा दे, समझा दे, फिर जाकर मैं लर्न करूंगा। What is the proper diligence in by either these classes? Whatever is done in class, you learn it up, you revise and then you come to class. भले उसके लिए आपको अपनी रात को नींद सेक्रीफाइस करनी पड़े। आगे जी, डिलिजेंस। हाँ जी, और बोलिए। दीदी मैं थप्पड़ मारूं आपको, बोल रहा हूं, एक्सप्लेन तो मैं करूंगा ही। हाँ, क्लास नोट्स हैं आपके पास, जेरोक्स है, जेरोक्स। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है रिटर्न बैक द बेनिफिट जो आपका नहीं है। आपको अगर कोई अनजस्टिफाइड वे में बेनिफिट मिल जाए, वो आप अपने पास नहीं रख सकते, उसको रिटर्न करना पड़ता है। रिटर्निंग ऑफ बेनिफिट विच डज नॉट बिलोंग टू यू, उसको रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। वैसे हमने लॉ भी चालू नहीं किया है, बेस बिल्ड कर रहे हैं। ये जो आपने मिस किया है वीडियो से कवर करवा दूंगा मैं, नहीं भी होगा तो लाइव होगा 1-1.5 महीने बाद। हाँ जी दीदी, आप क्या बोले, बोलिए। क्यों नहीं आता है? कल का याद, 5 दिन पहले का साफ।
कल का याद 5 दिन पहले का बर्बाद। सर आप हमें बहुत शर्मिंदा करते हैं सर, आप अच्छे इंसान नहीं हैं। बच्चों को आगे बढ़ाइए। फूल हैं सर हम, फूल, पुष्प है पुष्प, मासूम बच्चे, पानी डालिए, हवा दीजिए, हल्की धूप निकालिए। आप कड़क धूप निकाल के बैठ जाएगा तो कैसे चलेगा? जब तक धूप नहीं भाई उधर आप सेकेंगे तब तक ग्रोथ नहीं होगी। जब तक थोड़ा जलेंगे नहीं, जब तक थोड़ी तपस्या नहीं होगी, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। अबे बेरी में आज साला सिद्धू का भूत आ गया। बे सिद्धू ऐसे ही बोलता है। हाँ हाँ, विलिंगनेस। देखिए विल का मतलब होता है इच्छा। विल के दो मतलब होते हैं, एक होता है इच्छा, एक होता है वसीयत। दादाजी अपनी वसीयत में सारी भाई उधर प्रॉपर्टी मेरे नाम कर गए। अभी हमें इससे मतलब है, इससे इच्छा। विलिंगनेस मतलब कोई काम करने की चाह, रेडीनेस। टू डू समथिंग, दैट इज विलिंगनेस। हाँ जी, देन reimburse, take money from someone after spending an amount for him। भाई एग्जाम्पल भाई समझिए। आप मेरे बॉस हैं, एम्प्लॉयर। आपने मुझे बोला, ओए एम्प्लॉय, मैं हूं आपका एम्प्लॉय, जा एयरपोर्ट चला जा, बैंगलोर से एक पार्टी आ रही है, एयरपोर्ट जाके उसको रिसीव कर ले, होटल में भाई उधर उसको सेटल कर दे, और कल मॉर्निंग में उसको लेकर ऑफिस में आ जाना। तो मैं ऑफिस से निकला गड्डी लेकर, सड़क पर, फिर एक मोड़ आया, मैं उसको लेने के लिए निकला। कंपनी की गाड़ी थी, पेट्रोल नहीं था उसमें, पेट्रोल डलवाया। एयरपोर्ट में घुसा तो पार्किंग चार्जेस लगे, वो दिए मैंने। बंदे को रिसीव किया, होटल में डाला, होटल में बोला, होटल वाले ने 5,000 रुपये एडवांस पे करो, वो भी दे दिया मैंने। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसको लेने पहुंच गया, लेकर ऑफिस आ गया। ये करने कराने में मेरे 6,125 रुपये खर्च हो गए। मेरा खर्चा है क्या? नहीं, इट्स नॉट माई एक्सपेंडिचर। मैंने तो जो किया है वो किसके लिए किया है? अपने बॉस के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया जी। तो खर्चा मैंने कर लिया, खर्चा करके मैंने बॉस से पैसे को रीइंबर्स करा लिया। बोला बॉस ये मेरा खर्चा है, डिटेल। तो बॉस ने मुझे 6,125 रुपये कैशियर से दिलवा दिए। इसको बोलते हैं रीइंबर्स। टेक मनी फ्रॉम समवन आफ्टर स्पेंडिंग एन अमाउंट फॉर हिम। किसी के लिए जब आप खर्च करते हैं और फिर उससे बाद में अमाउंट ले लेते हैं तो आप रीइंबर्स करा रहे होते हैं।
भाई साहब समझ रहे हैं कुछ? आगे बोलिए। Constitute, made of, composition, जिनसे कुछ बना है। This committee is constituted of 4 members, 4 मेंबर्स से कमिटी बनाई गई है। बना होना, कोई चीज बनी हुई है किसी चीज से, तो बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूट। आगे बोलिए। बोलिए बोलिए। भाई वॉर्फ लिखने के पहले जरा ख्याल करिएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन एक मीनिंग तो है भाई अपना संविधान, रूल्स गवर्निंग ऑल लॉज इन कंट्री। हमारी कंट्री में जितने भी लॉज हैं उनका बनने के लिए जो स्ट्रेंथ है वो कहां से आती है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। संविधान बोलते हैं भाई। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये भी होता है बॉडी स्ट्रक्चर, ये लॉ में तो कॉन्स्टिट्यूशन इज दिस। वैसे इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन इज बॉडी स्ट्रक्चर एंड हेल्थ। बोलेंगे भाई उधर तेरा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत वीक है और बार बार बीमार पड़ता तू भाई, योर कॉन्स्टिट्यूशन इज वीक। हर टाइम तेरे को तो पूरे साल सर्दी रहती है, योर कॉन्स्टिट्यूशन इज वीक। व्हाट योर बॉडी इज मेड अप ऑफ। ठीक है। व्हाट इज अ वॉर्फ? समुद्र के किनारे, ये सी है जी, सी, यहां पर शिप आते हैं, रुकते हैं, शिप्स। क्या जी? डॉक्स हैं। क्या जी? पोर्ट। व्हाट इज वॉर्फ? नदी है, नदी। नौका आती है, ये नौका जी इतनी छोटी, माल नौका में लोड किया जाता है, अनलोड किया जाता है और यहाँ पे गोडाउन में रखा जाता है। नदी के किनारे जो गोडाउन है, रिवर, ये गोडाउन नदी के किनारे। तो जब आप इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज करते हो विद इन द कंट्री, तो ये जो नदी के किनारे ये जो गोडाउन वोडाउन बने होते हैं उनको वॉर्फ बोलते हैं। समुद्र के किनारे बने हो तो क्या बोलेंगे? डॉक्स। नदी के किनारे हो तो वॉर्फ। भाई द पर्सन इन चार्ज इज कॉल्ड वॉर्फिंजर। वो जो आदमी यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग ऑपरेशन, स्टोरिंग ऑपरेशन वगैरह का ख्याल रखता है, नदी किनारे जो डॉक्स जैसे बने हुए हैं, उसको वॉर्फिंजर के नाम से बुलाते हैं।
आगे बोलिए। One who deceivingly inflates, that is, increases the bid price of a price in an auction sales. सर ये क्या है? सुनिएगा भाई, मेरे पास एक एंटीक हीरो का हार है। मेरे पर दादाजी ने उसको खरीदा था 1820 में, 40 रुपए में खरीदा था उस जमाने में, 1820 में। आज मार्केट में उसका जो भाव है, रेट है, अराउंड 15 करोड़ रुपया है। तो मुझे उसको बेचना है, तो मैंने एक स्पेशल एजेंट की मदद ली, ऑक्शनियर, नीलामी कराने वाला। इसको मैंने अप्रोच किया, बोला ये माल भाई उधर, मुझे देखना है बेस्ट पॉसिबल प्राइस मुझे क्या मिल सकता है, तो आप मेरी मदद करो। उससे बोला एक काम करिए, फलाने भाई न्यूज़पेपर्स अमीर लोग पढ़ते हैं, मैगजीन्स अमीर लोग पढ़ते हैं, उसमें ऑक्शन के बारे में बताइए। मैंने एडवर्टाइज कराया। सुनकर बहुत भाई कलकत्ता, ये इंडिया से जगह जगह से भाई अमीर लोग जो हैं वो ऑक्शन में भाई उधर खरीदने आने वाले हैं। मैंने एक 5 स्टार होटल बुक कर लिया, उसका बैंक्वेट हॉल, हार को डिस्प्ले में रख दिया। लोग बोली लगाने के लिए आने वाले हैं। बोली लगाने को बिडिंग बोलते हैं, BID, बिड मतलब बोली लगाना। तो पहली बोली आई जी, पहली बोली 5 करोड़। ऑक्शनियर ने बोलना चालू किया, 5 करोड़ 1, 5 करोड़ 2। एक और बायर था, उसकी बोली आ गई 7 करोड़। ये सब ऑफर दे रहे हैं। मैंने बोला 7 करोड़ 1, नई बोली आई 12 करोड़। मार्केट भाव 15 करोड़ के आसपास है। 12 करोड़ 1, 12 करोड़ 2। मैं भाई, मालिक ने, हार के मालिक ने एक अपना आदमी लोगों के बीच में बिठा रखा है कि तू झूठ मूठ का बैठ के बोली लगाता रही हो। किसका आदमी? वो सेलर का ही आदमी है, मालिक का। वो चलाया 14 करोड़। लोगों को भाई लगा ये जेन्युइन बायर है और जरूर हार में दम है भाई। नेक्स्ट जेन्युइन बायर ने बोली लगाई 16 करोड़। एक और जेन्युइन बायर ने बोली लगा दी 18 करोड़। अपना पफर चिल्लाया वहां से। एक और आदमी पफर है। पफ का मतलब होता है PUFF, मतलब फूंक मार कर फुला देना। इंग्लिश में व्हाट इज मीनिंग ऑफ पफ? बहुत सारे मतलब है जी। पाव को भी बोलते, पाव होता है ना पफ, ब्रेड पफ। पफ का मतलब वैसे बहुत सारे मीनिंग होते हैं। वन ऑफ द मीनिंग आई एम राइटिंग, इन्फ्लेट बाय एयर,
बैलून फुला रहा हूँ, पफिंग एक्शन है। तो उसने भाई 16 करोड़ के बाद बोली लगाई, पफर ने 18 करोड़। तो जेन्युइन लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये तो पफर बिठाया हुआ है इसने। बोला जरूर खास बात है। तो हाईएस्ट बोली आई 19 करोड़ की, कहाँ 15 करोड़ में बिकना था, पफर बिठा कर फुला फुला के भाई उधर 19 करोड़ में बिकवा दिया। ये इलीगल है, अनजस्टिफाइड है, रॉन्ग है। एक भी सीक्रेट पफर अगर आप बिठा दें तो पूरी ऑक्शन की सेल इनवैलिड मानी जाती है। ऐसा हम लोग सीखेंगे। इज इट फाइन? पफर। आगे बोलिए। SAIN। हाँ? ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, दिखाइए। वो कोई आइटम होगी, कोई वस्तु है। आइए देखते हैं। एन एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ इंग्लिश सेनफॉइन सीड्स। भाई अब ये क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट तो है, सीड्स बोल रहा है। लेट मी सी व्हाट डू वी कॉल इट इन हिंदी। एंड देयर आई एम। व्हाट इज माई नॉलेज बैंक सेइंग? हाँ जी, देखिए, इट्स अ पिंक फ्लावर्ड यूरेशियन पेरिनियल लेजुमिनस हर्ब। वो एक तरह की भाई उधर जड़ी है, बूटी है। अब भाई इसकी नॉलेज नहीं है मुझे। तो सेनफॉइन इज अ काइंड ऑफ हर्ब। सेनफॉइन, ये लीजिए भाई। भाई रुक जाइए, अब आपने पूछा है पिंक फ्लावर वाली हर्ब। हर्ब समझते हैं? बूटी, बूटी, वो स्मॉल प्लांट को हर्ब बोलते हैं। अ पिंक फ्लावर्ड हर्ब, ये मैंने डिक्शनरी से अभी अभी देखा। ठीक, यूरोप और एशिया में मिलती है। हाँ जी, नेक्स्ट क्या? इधर देखिएगा भाई। सीखने की बात यह है, अवार्ड का मतलब होता है प्राइज या रिवॉर्ड, वन मीनिंग। लॉ में अवार्ड का मतलब होता है अ कोर्ट्स वर्डिक्ट। व्हाट इज द कोर्ट्स अवार्ड? कोर्ट्स अवार्ड मतलब कोर्ट ने फैसला क्या सुनाया, जजमेंट। सो ये इन लॉ अवार्ड का मतलब ये कोर्ट का फैसला जी, जज साहब का फैसला, जजमेंट को अवार्ड बोलते हैं। याद रहेगा। नॉर्मल इंग्लिश में अवार्ड का मतलब क्या जी? रिवॉर्ड, इनाम, प्राइज। और लॉ में अवार्ड का मतलब क्या? फैसला। हाँ जी, आगे बोलिए। देखिए, स्टिफल होता है गला घोट देना, गला
घोंटना, कंस्ट्रिक्ट, कंस्ट्रिक्ट में क्या होता है जी? उधर डिस्ट्रॉय, और किल by stopping air or any fluid. भाई ये पाइप है, पाइप, ध्यान दीजिएगा, इससे पानी फ्लो कर रहा है जी। मैंने इस पे प्रेशर दिया, ये प्रेशर है जी, प्रेशर, और ये ऐसी हो गई, देखिए। तो अब पानी बड़ी मुश्किल से जाएगा भाई। मूवमेंट बिकम्स, मूवमेंट ऑफ वाटर डिफिकल्ट हो गई। यहां क्या जी? फोर्स अप्लाई किया, फोर्स। तो टर्म इज, ये जो लेडी बोल रही है ना, वो टर्म इन लॉ इज स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। क्यों दीदी? यही है ना, प्रोसिक्यूशन मीन्स पनिशमेंट। वन who has done wrong must be punished. If an agreement unlawful is made to not to punish a wrongdoer or withdraw a case against him, then it is an example of stifling prosecution. मैं एग्जाम्पल देता हूं जी। आपने किसी के घर में डकैती की, मुंह पर कपड़ा बांध रखा था, डकैती कर रहे भाई, और आप जा रहे थे तो मैंने आपको देख लिया। जिसका घर लुटा था वो बाहर आया, मैंने देखा रे ये तो डाकू जा रहे, मैं भी चिल्लाया, वो भी चिल्लाया, बट वो डाकू चले गए। उससे पूछा चेहरा देखा? मैं बोला हाँ देखा, मैंने पहचान लिया एक आदमी। तो उसने पुलिस में कंप्लेन की, पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया, डकैतों को। लूट का सामान अभी मिला नहीं है, डकैत अरेस्ट हो गए थी, उन पर केस चल रहा है। डकैतों का एक आदमी आता है मेरे साथ, मेरे पास आके बोलता भाई तू विटनेस है, तू होस्टाइल हो जाइयो, कोर्ट में पहचानियो मत कौन है, तो हम तेरे को 20 लाख रुपया देंगे। तो मैंने जो एग्रीमेंट उसके साथ किया है वो बहुत अनलॉफुल है, क्योंकि जिसने डकैती की है, गलत काम किया, उसको पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। अगर मैं ऐसा एग्रीमेंट करता हूं तो मैंने गला घोट दिया, किसका? न्याय का गला घोट दिया। तो स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या? कि आप न्याय का गला घोट रहे हैं। कैसे?
वो रॉन्ग डूअर जिसको पनिशमेंट, जिसको प्रोसिक्यूट होना ही चाहिए, जिसको पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए, उसको पनिशमेंट भाई नहीं मिले, ऐसा अरेंजमेंट करके आप न्याय का गला घोट रहे हैं। इसको बोलते हैं स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन का मतलब पनिशमेंट, स्टिफल मतलब स्टिफलिंग एक्शन इज अ गला दबा देना। पनिशमेंट का गला दब गया जी, पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अगर मैं केस विड्रॉ कर लूँगा या मैं विटनेस होने के बावजूद सच कोर्ट को नहीं बताऊंगा, तो मेरा जो एग्रीमेंट है 20 लाख लेकर ये करने का इज अ स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन वाला एग्रीमेंट। वॉइड है, वॉइड, अनलॉफुल। आगे बोलिए। सेवर्ड मतलब सेपरेटेड, कट ऑफ। The dead body had a severed head। लाश पड़ी थी, सर कटा हुआ अलग पड़ा हुआ था। सर कैसे एग्जाम्पल देते हैं, भूलेगा नहीं। सेवर इज कट ऑफ, सेपरेटेड। हाँ जी, और बोलिए। डेरोगेट, तो इसी से वर्ड बना है डेरोगेटरी। वन which puts down a person। by statement, one मतलब statement which puts down a person, by is humiliating, by destroys one's goodwill and pride। हेमचंद जी लेट आए, मैंने बोला आप आलसी है, कामचोर हैं, नौटंकी करते हैं रोज, ये बहाना वो बहाना। दिस इज अ डेरोगेटरी स्टेटमेंट। दिस इज फॉर पुटिंग हिम डाउन। डेरोगेट समवन। सर आप अपनी गलती एडमिट कर रहे हैं, आप मतलब बोल रहे हैं कि आप जो करते हैं गलत करते हैं। हाँ जी सर, क्यों करते हैं? इंसान को अगर शर्म आने लगे तो इंसान सही ट्रैक पर भाई पहुंचना चालू कर देता है। आपको रोज मैं डेरोगेट करता हूं कि आप आलसी हैं, डिसिप्लिन नहीं है, फोकस नहीं है, शायद किसी दिन होश आ जाए। आगे बोलिए ना, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। बोलिए। हाँ असाइन, हाँ हो गया। असाइन मतलब ट्रांसफर कर देना, अपनी राइट्स और लायबिलिटीज किसी को ट्रांसफर कर देने को असाइन बोलते हैं। आप किसी को ड्यूटी सौंप दें, बोलते हैं ड्यूटी इज असाइंड। अपना हक किसी को ट्रांसफर कर दें, बोले असाइनमेंट हो गया। ये सब किया था हमने। बोलिए। सेन फाइन, आगे बोलिए। पार्लांस,
कंटेक्स्ट, ना तो आपको कंटेक्स्ट पता है, ना तो आपको परिप्रेक्ष्य पता है। बैकग्राउंड बोल सकते हैं, हाँ, बोलने की इच्छा नहीं है, बट ठीक है। मतलब सेंस। मैं एग्जांपल देता हूं। एक स्टेटमेंट है जी, इन कॉमन पार्लांस जनरल सेंस, statistics is information in numbers. सो कॉमन सेंस में जो पॉपुलर भाई उधर यूसेज है उसके हिसाब से स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या, वो इंफॉर्मेशन जो नंबर्स में एक्सप्रेस की जा सकती है। एग्जाम्पल दिया, इन कॉमन parlance, parlance इज बैकग्राउंड, कंटेक्स्ट, परिप्रेक्ष्य। हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ, पेट्रोनेज। कंप्लीट लाइकिंग और डिवोशन towards something. Patrons. Those who firmly believe in your, those who firmly believe in your qualities. भाई, बोरोलिन नाम सुना है? कोल्ड क्रीम, उसके सबसे ज्यादा पेट्रॉन्स कहां मिलेंगे आपको? वेस्ट बंगाल में। भक्त है लोग, भक्त। आप उनको बोलिए और कोई क्रीम लगा ले, नहीं लगाएगा, वो बोरोलिन ही लगाएगा। So guys, what is happening? If I tell you product patronage, then I am talking about complete belief in a product. There are some people who show product patronage. For example, people who use hammam, soap hammam. If you ask them to use any other soap, they won't use it. They believe it is perfume free, so it would be less harmful for the skin. They may use Lifebuoy because it is couple of Lifebuoys are perfume free. There are some people who are patrons of herbal items. They say we don't use chemicals. वीको वज्रजंती ही यूज करेगा या वो हिमालय के प्रोडक्ट ही यूज करेगा. So patronage is your complete liking or devotion towards anything. Okay? Fine. Tell me, what's next? TION. Reduction. Diminution. कम होना.
how do we use diminution in law? भाई फॉर इंस्टेंस आपका मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, देखिए इंटरेस्टिंग है, एंड आई टोल्ड यू आई वुड सप्लाई द गुड्स टू यू एट द रेट ऑफ 50 lakhs. मेरी कॉस्ट 40 lakh थी, my cost 40 lakh, and I agreed that I would sell it for 50 lakh rupees. That's me, and that is you. You agreed to buy it for 50 lakh rupees. Now let me explain what happened. The price of this item started falling. Price started falling. It was 50 lakh in the market, selling price. It became 49 lakh. आपको कहीं से पता चल गया इसका रेट रिड्यूस होकर 30 लाख भी रहने वाला नहीं. So what you did, you told me that you would not take delivery of the goods. क्यों? आपके मन में बेईमानी आ गई. क्या बेईमानी? कि यार मैं बेरी को 50 लाख क्यों दूंगा, अभी तो भाई रुक जा, 15 दिन में मार्केट में 30 लाख में मिलेगा, तो मैं 50 लाख क्यों खर्च करूं. It further fell down to 48 lakhs. आप रिफ्यूज कर चुके हो डिलीवरी. What shall I do? क्या मैं बैठा रहूं प्राइस 30 लाख हो जाए फिर जाकर आप पर केस फाइल करूं? नहीं. I should file a case upon you. एंड जब मैंने केस फाइल किया तब रेट 47 लाख था, एंड डिमांड 3 लाख का डैमेजेस फ्रॉम यू, क्योंकि मैं 47 में मार्केट में बेच दिया. मुझे कितने कम मिले? 50 लाख आप देते, अभी बेचा तो 47 में मिला है. 3 लाख रुपए आप मुझे पे कर दो कंपनसेशन डैमेजेस. बट मैं अगर ये बोलूं नहीं, लेट द प्राइस फॉल, 30 हो जाएगा तब मैं 20 मांगूंगा, तो कोर्ट वो अलाउ ही नहीं करेगा. कोर्ट बोलेगा अपने लॉसेस को डिमिनिश कराना, रिड्यूस कराना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जब तेरे को सामने वाले ने जिस वक्त बोला था मैं नहीं खरीदूंगा, तेरे को उसी वक्त माल बेचकर कंपनसेशन के लिए केस फाइल करना था. तू बैठा क्यों रहा? व्हाई डिड यू कीप ऑन सिटिंग? तो ये जो डिमिनिशन हुआ प्राइस हुआ है, रिडक्शन हुआ है प्राइस में, उसका कंपनसेशन हम तेरे को नहीं दिलवाएंगे. यू गेटिंग माई पॉइंट? उसका कंपनसेशन हम नहीं दिलवाएंगे भाई तेरे को. हम खाली जिस वक्त उसने ना बोला था उस वक्त जो रिड्यूस प्राइस था, खाली वही 3 लाख का ही कंपनसेशन दिलवाएंगे. तू 30 लाख पर जा गया, तेरा प्रॉब्लम है. लॉसेस को रिड्यूस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पार्टी की है जो भाई लॉसेस को अवॉइड करने के लिए स्टेप्स ले सकता था. ऐसा हम कुछ केस वगैरह करेंगे आगे. तो डिमिन्यूशन इज रिडक्शन, कम होना. टेल मी व्हाट्स दैट? अब आप डिमिन्यूशन बोल रहे हैं तो एक्सटेंशन भी कर लेते हैं. गायब हो जाना. It means eliminate altogether. Let me tell you a case situation. Let me tell you a case situation. What case situation, guys? मैं आपके रेस्टोरेंट में खाना खाने आया. Your food was not good. आपके प्राइसेस हैं 250 रुपीज पर प्लेट ऑफ वेजिटेबल, एंड आई टोल्ड यू यू हैव नॉट गिवन मी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, देयर शुड बी डिमिन्यूशन इन प्राइसेस. मैं आपको 250 रुपया नहीं देने वाला इसकी.
₹50 भी नहीं बनते इसके। डिमिनिशन ऑफ प्राइस। सेकंड केस देखिए, मैं खाना खाने आया आपके रेस्टोरेंट में, दाल में पत्थर था, 2 बार मेरे दांत में आया, दर्द हो रहा है। मैं बोला ऐसा खाना बनाते हैं लोग बीमार पड़ जाएंगे। आपने बोला ठीक है जी, आई एम सॉरी सर, आपको चार्ज नहीं लगेगा। व्हाट इज दिस? एक्सटिंक्शन ऑफ प्राइस। सो डिमिनिशन ऑफ प्राइस इज प्राइस का रिडक्शन, एक्सटेंशन ऑफ प्राइस मीन्स प्राइस गायब ऑल टुगेदर। मुझे 2 मिनट देने पड़ेंगे आपको। What is speculative? One which is based on prices in future, making an anticipation of profit oblique loss by guessing future prices। प्लीज समझिएगा, मैंने एक शेयर आज खरीद लिया, ₹5,00,000 खर्चे, 5,00,000 की ट्रांजैक्शन की। 4 दिन के बाद, आफ्टर 4 डेज, मेरे को इसकी पेमेंट करनी है। ध्यान दीजिए, मैंने आज 5,00,000 में क्यों खरीद दिया? बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि 2 दिन के अंदर अंदर इसका रेट 5,20,000 हो जाएगा। तो अगर मैंने 5,00,000 में आज खरीद लिया और 2 दिन बाद 5,20 हो जाएगा और मैं बेच दूंगा, तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा? 20,000। खर्चा क्या हुआ मेरा? जब खरीदा तब मेरी कुछ भाई ब्रोकरेज लगी बाइंग टाइम पर, जब सेल करूंगा तो मेरी कुछ ब्रोकरेज लगी। कितनी लग गई? से ₹60 से ₹40। मुझे कितना प्रॉफिट होगा? 19,900 का। ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो ये जो आज मैंने खरीदा है विद एन एक्सपेक्टेशन कि भाई ये भाव बढ़ जाएगा और मैं प्रॉफिट करके बेचूंगा, ये स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन है। सर ये तो सट्टे के जैसा हो गया। हाँ जी सर, अच्छी बात है, नहीं बुरी बात है। बिजनेस कैसा होना चाहिए? नॉन स्पेकुलेटिव, दैट इज सेफ। स्पेकुलेटिव इज व्हाट? चांस वाली बात आ जाती है कि बढ़ गया तो ठीक, घट भी तो सकता है। 470 हो गया तो मेरे तो घर से पैसे चले जाएंगे। कैन यू अंडरस्टैंड? स्पेकुलेटिव। क्लियर हुआ? वन विच इज बेस्ड ऑन प्राइसेस इन फ्यूचर, making an anticipation of profit or loss by guessing future prices. Speculative. So non-speculative is good. It is safe. It is clean. There is no anticipation, expectation of any prices. आगे बोलिए। Envisage or envisage. Guys, envisage मतलब covers, contains। Example, the provisions of new law
envisaged, stricter punishment for wrongdoers. जो नया लॉ बना उसमें रॉन्ग डूअर्स के लिए और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का प्रोविजन था. सो एनविसेज मीन्स कंटेन्ड. ठीक. कवर्स, कंटेन्स, इंक्लूड्स. वैसे मैं आपको बता दूं, विसेज का मतलब इंग्लिश में होता है चेहरा, फेस, मुंह. ये लिटरेचर में होता है, हमें इससे विसेज से कोई मतलब नहीं. एनविसेज इज कंटेनिंग और कवरिंग. सेंटेंस बनाकर बताया. आगे बोलिए जी. हाँ, MILD, माइल्ड, वेड, आई डोंट नो. दिखाइए. कहाँ पर है जी? सेकेंड पेज में, फर्स्ट पेज. हाँ, मैं ही ठीक लिख रहा था भाई साहब. आप जो बोल रहे हैं ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है. व्हाट वाज आई राइटिंग? फंगस लग गया. सो माइल्ड्यूड मीन्स फंगस डेवलपमेंट. आई एम करेक्ट. आपका स्टडी मैट इज रॉन्ग. प्रिंटिंग एरर है भाई. माइल्ड्यूड, MILDEW. फंगस डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं फफूंदी. अजी क्या बोलते हैं? फफूंदी बोलते हैं तो हिंदी में. फंगस लग गया. फंगस की बोले बांग्लाते की बोले? हाँ, दानी. फफूंदी होता है भाई. हाँ, वो गलत है. फफूंदी बोलते हैं हिंदी में. बांग्लाते वही फंगस डेवलप. जैसे आपने खाना छोड़ दिया तो उस पर एक ग्रोथ आपको दिखने लगती है, वाइट. हाँ, राग. ठीक है, हम पूछेगा. आपने कहना जी इसको जाने আমার जो বৌমা আছে না, আমার বৌমা, নট মাই ওয়াইফ, মাই সিস্টার ইন ল, আমার ছোট ভাইয়ের বউ, ও বাঙালি আছে. ही हैज मैरिड अ बंगाली गर्ल. तो उसको पूछेगा हम जाकर क्या बोलता है. हम कंफर्म कर लेता है क्योंकि कई बार उसको पता नहीं होता है तो वो कुछ भी बोल देती है. देन आई कंफर्म. आई सेड तो भालो बांग्ला जानो ना. बोले भाई, नेक्स्ट बोलिए. और पूछिए. RES दीदी এটা হয়েছে. রিসাইন্ড मतलब होता है कैंसल अ कॉन्ट्रैक्ट, रिप्यूडिएट अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक. रिसाइंड इज कैंसल और रिप्यूडिएट. दिस इज डन. टेल मी नेक्स्ट वन. ESC
देखिए, एस्क्रो का कंसेप्ट मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट एस्क्रो इज वेरी पॉपुलर सिक्योरिटी इन कमर्शियल ट्रांजैक्शन. अब इसका क्या इफेक्ट है मैं एक्सप्लेन करूंगा. बहुत सारी डीलिंग्स में जहां पार्टीज फाइनेंशियली इनसिक्योर फील करती हैं, अपनी सिक्योरिटी के लिए एस्क्रो सिस्टम्स डेवलप कर लेती है. क्यों और कैसे देखेंगे. सो एस्क्रो इज अ पॉपुलर सिक्योरिटी इन कमर्शियल ट्रांजैक्शन. सिर्फ इतना जानिए, अभी बाकी बातें बाद में करेंगे. और बोलिए, अकाउंट्स में कर लेंगे, बात कर लेंगे. ए डबल टी अटैचमेंट. हाँ हाँ, दिस इज अ लीगल टर्म. The government attached the property of defaulter the government attached the property of defaulter of एरियर टैक्स. जिससे गवर्नमेंट को टैक्स देना था उसने टैक्स दिया नहीं, तो गवर्नमेंट ने उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया, मतलब सीज्ड, छीन लिया, कॉन्फिस्केट कर लिया. अटैच. So attachment is what? The act of taking away someone's property by a person in authority position when there is some kind of default. Is it fine? आगे बोलिए. देखिए, आप लोग सब कितने नहीं पढ़ने वाले लोग हैं. असेंट मतलब टू से यस, हाँ बोलना, गिव कंसेंट. अभी तो ऐसा होना चाहिए कि मेरे को आपको पूछना चाहिए, चल कंसेंट के लिए, असेंट के लिए एक और वर्ड बता, और आप मुझे ये वर्ड नहीं बता सके ना, तो मुझे आपको उठाकर क्लास से बाहर फेंक देना चाहिए. बट मैं ऐसा नहीं कर पाता. ये वर्ड भी हमने नोट किया था, असेंट भी नोट किया था, कंसेंट भी नोट किया था, फिर भी आप पूछे जा रहे. पूछिए पूछिए. आई थिंक अब ये क्लास जो है ड्रैग हो रही है. इट्स बीइंग, इट्स लाइक वी आर ड्रैगिंग द क्लास. चलिए, कोई बात नहीं. ईश्वर आपको भाई उधर सद्बुद्धि और मुझे इसी तरह हिम्मत देता रहे आपकी जातियां झेलने की, ताकि आप भी, जब मैं जातियां करूं, 3 के बजाय 4 घंटे पढ़ाऊं, तो आप भाई उधर पढ़ ले ना, मुंह नहीं बनाएं. मार्केट में भाई उधर शोर नहीं मचाए, हाय बेरी बहुत पढ़ाता है. चलिए आगे बोलिए. प्रिक्लूड मतलब हटा देना, अलग करना, पहले से अलग कर देना, पहले से. ये देखिएगा भाई साहब, मेरे के साथ क्या क्या हादसे होते हैं. अनसाउंड माइंड का जो आदमी होता है वो 2-3 तरह का होता है. इडियट, ल्यूनाटिक एंड इंटॉक्सिकेटेड पर्सन.
लिनाटिक मतलब टेम्पररी पागल है, कभी ठीक हो जाता है दिमाग, कभी खराब हो जाता है। इडियट मतलब परमानेंटली भाई खराब है। इंटॉक्सिकेटेड मतलब नशे की हालत में नशा उतर जाएगा तो आदमी भी ठीक हो जाएगा। ये सब मत पूछिए। हाँ जी, और हाँ, ट्रंकेट, अरे बाप रे बाप, ये कहाँ से आ गया? कट ऑफ द टॉप, भाई इधर देखिएगा, ये कुल्फी है, कुल्फी। ऐसी थी, मैंने काट दी। ये छुरी भाई, छुरी है दी, से काट दी। इसको बोलते हैं ट्रंकेट कर देना। रिमूव द हेड, रिमूव द टॉप पार्ट, ट्रंकेट। आगे बोलिए। हाँ जी, मुझे तो लगता है जैसे आप कोई लिस्ट बना के आते नहीं। कोई अभी बोल रहा था मैं लिस्ट बना कर आया हूं, कोई बोल रहा था बच्चा, कहाँ गया? पूछ ही नहीं रहे कुछ, कहाँ है लिस्ट वो? SURVI, SURVI, सर्वाइवर, वन हु सर्वाइव्स, जो बच गया, जिंदा बच गया। भाई जरा देखिएगा, एज अर्थक्वेक सर्वाइवर्स, जिनके मकान गिरे उनके सर पर, बट जिंदा बच गए। बचने वाले, बच गए, बचने वाले लोग। हाँ जी, और बोलिए। इंडेमनीफाई, इंडेमनिफिकेशन, ये इंडेमनीफाई, इंडेमनिफिकेशन क्या है भाई जरा समझेगा। टू कंपनसेट up to the extent of loss sustained, to compensate up to the extent of loss sustained। भाई इंश्योरेंस जो होते हैं भाई, दो तरह के होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। समझिए, लाइफ इंश्योरेंस जो है is a contract of assurance, मतलब that is party on death or after a certain period is assured to get a particular amount
पार्टी को अश्योर किया जाता है, कितने का पॉलिसी लिया तूने? LIC का। बोला 10 लाख। बोला अगर मर गया तो 10 लाख तो मिलेंगे मिलेंगे, प्लस और भी मिल सकता है, बोनस वगैरह, अगर कंपनी ने प्रॉफिट अच्छे कमाए। बोला अगर नहीं मरा तो? बोला तो फिर पॉलिसी, अगर एंडोमेंट पॉलिसी, हम लोग सीखेंगे उसके बाद, तो भी 20 साल के बाद तेरे को 10 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा। एश्योर्ड है कि एक फिक्स्ड अमाउंट, मिनिमम अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा। पर जो जनरल इंश्योरेंस होता है इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। मतलब मान लीजिए फायर की पॉलिसी ले ली किसी ने, रुपया 20 लाख की, अगर एक्चुअल लॉस 8 लाख का हुआ तो 20 लाख थोड़ी मिलेगा। श्योर थोड़ी है कि 20 लाख मिलेगा। क्या भाई? इंडेमनिफिकेशन इसको कितने का होगा? इंडेमनिफिकेशन होगा ₹8 लाख और लेसर, 8 लाख या उससे कम मिलेगा। अच्छा, एक्चुअल लॉस हो गया 25 लाख का, तो कितना मिलेगा? इंडेमनिफिकेशन 20 लाख। क्यों? पॉलिसी 20 लाख की है जी, उसके ऊपर तो मिलेगा नहीं। इंडेमनिफिकेशन या तो 20 लाख या फिर क्या? लेसर। सो इंडेमनिफिकेशन का मतलब होता है जितना आपका नुकसान है उस एक्सटेंट तक कंपनसेशन मिलेगा। दैट इज व्हाट इंडेमनिफिकेशन। अश्योरेंस क्या होता है कि नहीं भाई फिक्स्ड अमाउंट इतना तो देंगे देंगे, इसके ऊपर दे सकते, नीचे नहीं देंगे। ठीक? और बोलिए भाई। वेव, रिमूव, लीव, छोड़ देना। आपने मेरे यहाँ ट्यूशन ज्वाइन की, मैंने बोला कोर्स फीस 4,000 रुपया है। आप आए मेरे पास, बोला सर प्रॉब्लम है, हम आपको 3800 दे चुका है, 200 रुपीज वेव कर दीजिए ना, छोड़ दीजिए ना। वेव, ये वेव मतलब रिमूव या छोड़ देना, इसी से वर्ड बना है वेवर। हटा, रहने दे, जाने दे, चलेगा। इज इट फाइन? वेवर एंड वेव। आगे बोलिए। ये दीदी देखिए, इसमें वर्ड देखिए, रिफ्यूज, मना कर देना। इररिफ्यूटेबल, जिसे मना नहीं किया जा सकता। मना, डिनाई नहीं किया जा सकता। बेरी बहुत ज्यादा पढ़ाता है इज एन इररिफ्यूटेबल फैक्ट। इस चीज से हम भाई उधर इसको मना नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा पढ़ाता है। इररिफ्यूटेबल, रिफ्यूज नहीं किया जा सकता, मानना ही पड़ेगा। हाँ जी बोलिए। It's a Latin phrase. It means buyer savdhan. Let the buyer beware. Let the buyer beware. मतलब क्या भाई? Buyer should always be careful while buying goods.
if a buyer makes a wrong choice, he cannot blame seller. एग्जाम्पल भाई लोग तो डिटेल में करेंगे. मैं आपकी शॉप में पहुंच गया, आपको बोलो भाई साहब वो स्विच दे दीजिए. आपने वो स्विच दे दिया, मैं स्विच ले गया, अपने घर में लगाया, देखा काम नहीं किया. क्यों? खराब था? नहीं, मेरे को एसी के लिए स्विच चाहिए था, एसी के लिए. मैंने दुकानदार को अपनी नीड्स के बारे में कुछ बताया नहीं. मैंने उसको बोला भाई कि वो स्विच दे दे, उसने स्विच दे दिया. मेरी ड्यूटी थी ना उसको बताना कि भाई एसी के लिए स्विच चाहिए. मेरे को एक पैकेट अच्छा लगा, बॉक्स, मैंने बोला वो स्विच दे दे, उसने दे दिया उठा कर. ना उसने कुछ बोला ना मैंने कुछ पूछा. किसकी गलती है? मेरी. मेरे को भाई उधर चेक करके लेना चाहिए था कि एसी के लिए स्विच काम आता है कि नहीं. तो जब मैं वापस करने आया, दुकानदार ने बोला मैं वापस क्यों लूं? बोला इससे एसी नहीं चल रहा. तो बोला आपने बोला था कि एसी चलाने के लिए स्विच चाहिए. बोला नहीं. बोला तो फिर मैं वापस क्यों लूंगा? हमारी पॉलिसी है माल वापस नहीं लेते. ही डिड नॉट टेक इट बैक. बायर की गलती है. बायर कोई गलत चीज खरीदता है, महंगी चीज खरीदता है, तो उसका प्रॉब्लम है. उस सिचुएशन में सेलर रिस्पॉन्सिबल होता है, बट जनरल रूल यही होता है कि खरीदने वाले को सावधान रहने की जरूरत पड़ती है. डिटेल में देखेंगे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में देखेंगे जब करेंगे. फिर Wields. To command or show. जैसे एग्जाम्पल, his personality wields power. Wields indicates, shows. Wield, indicate or show. वैसे wield का मतलब is an action like this where you're moving. जैसे आप जादूगर हैं, जादूगर is wielding his, वो क्या बोलते हैं उसको, उसकी मैजिक स्टिक को क्या बोलते हैं? हाँ, इन्होंने तो मेरे उत्साह पर पानी फेर दिया. Okay. So his personality wields power. Wield is an action like this, like that. Indicates here, shows. आगे बोलिए. It's not a legal term. हाँ जी. Vindictive. Revengeful. Revengeful. मैं इंतकाम लूंगा. प्रतिशोध समझते हैं? बदला. बदले की भावना से जो किया गया वो विंडिक्टिव है. हाँ, टेल मी. Relinquish, give up,
वर्ड इज relinquishment. त्याग देना, छोड़ देना. छोड़ देना. हाँ जी. देन आइए, टर्म भाई इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. क्वांटम मेरोइट. क्वांटम के लिए इंग्लिश वर्ड है क्वांटिटी. वन. मेरोइट के लिए इंग्लिश में वर्ड है मेरिट्स. क्वांटिटी that one deserves, that is one should get. ये क्वांटम मेरोइड है क्या जी? इसके बारे में कुछ जानते हैं? इट इज अ रेमेडी. इलाज है जी. टूटे हुए दिल का इलाज है. नहीं, टूटे हुए कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टी चोट खाई पार्टी है. जिस तरह दिल टूट जाने पे चोट लगती है, कॉन्ट्रैक्ट टूट जाने पर भी चोट लगती है. तो जिस पार्टी ने चोट खाई है, जिस पार्टी ने कुछ दे दिया है, कुछ सेक्रीफाइस कर दिया है, उसकी रेमेडी है, इलाज है. इट इज अ रेमेडी दैट इज अ वे ऑफ एंजॉइंग अ राइट. आपको याद है मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि मैं इलेक्ट्रीशियन हूं. मैंने बोला था 10 दिन के अंदर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का सारा काम कर दूंगा. मैंने 2 दिन में 20% काम कर दिया. फिर बाकी आपने मुझे काम नहीं करने दिया. कभी कुछ बहाना, कभी कुछ बहाना. तो मैं इरिटेटेड हो गया. मैंने बोला भाई मेरे को कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू नहीं करना है. मैंने कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर दिया. कॉन्ट्रैक्ट वॉज वॉइडेबल एट माई ऑप्शन. वाई? आई एम अ प्रॉमिसर. मैंने प्रॉमिस किया था काम कर दूंगा. आई एम रेडी टू वर्क, बट आप मुझे काम ही नहीं करने देते. आप कौन हो? प्रॉमिस ही. डू यू लेट मी वर्क? नो, यू डोंट लेट मी वर्क. आप मुझे काम नहीं करने देते हो. यू प्रिवेंट मी फ्रॉम परफॉर्मिंग. सो मैंने क्या किया जी? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया. कैंसिल तो कर दिया, बट मैंने तो अपना श्रम, अपनी मेहनत आपको दी है. ये एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको. तो मुझे तो भाई लाख रुपए का 20%, दिस इज व्हाट आई डिजर्व. क्यों मिलना चाहिए? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. क्या है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी? रेस्टिट्यूशन. अगर मैंने कोई बेनिफिट आपको दिया है तो आप वो बेनिफिट रिटर्न करो या उसके लिए कंपनसेट करो. मैंने अपना एफर्ट आपको दिया, आपका 20% काम हो गया, वायरिंग वगैरह 20% हो गई है, आप मुझे पेमेंट करेंगे भाई 20,000 रुपये का. ये पेमेंट मैं कैसे डिमांड कर रहा हूं? क्वांटम मेरोइट राइट है मेरा. और ये राइट मुझे किसने दिया? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने नहीं, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी ने. प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी बोलता है कि भाई आपने कुछ दिया है तो वो आपको वापस मिलना चाहिए या उसके लिए कंपनसेशन मिलना चाहिए. ठीक है? क्वांटम मेरोइट हो गया जी. हाँ, क्वांटिफिएबल. whose quantity can be measured.
भाई आप माँ हैं, आपकी उम्र हो गई 50 ईयर्स सपोजिंगली, आपके बच्चे ने पूछा माँ आप मुझे कितना प्यार करते हो, तो आपने उसको बोला बच्चे ये कितना प्यार क्या होता है, प्यार इज नॉट क्वांटिफिएबल, ममता इज नॉट क्वांटिफिएबल। बोला नहीं नंबर में बोलो, आपने बोला पागल मत बन बच्चे, लव इज नॉट क्वांटिफिएबल। समझे आप? क्वांटिफिएबल जिसको आप क्वांटिटेटिव टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। बोलिए। पूछिए। FER INFR INGE, तो वही तो बोल रहा हूँ इन्फ्रिंजमेंट, यही है तो क्या नहीं नहीं कर रहे हैं? इन्फ्रिंज, ब्रेकिंग अ रूल और लॉ। इन्फ्रिंजमेंट, जब आप कोई रूल या लॉ तोड़ते हैं तो इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हैं भाई, उधर गोइंग अगेंस्ट लॉ। हाँ जी। आप क्या करें मालूम है, एक एक पन्ना पढ़ के अभी एक एक पूछ रहे हैं। अरे बेवकूफ आदमी, घर से माकअप करके तो आता कम से कम। हाँ, इतना गधा है तो किसको बोल रहे हैं? सबको बोल रहा हूं।